नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स हिंदी के सेमेस्टर 5 के जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है डीएससी भारतीय और पाश्चात्य रंगमंच, इसमें हम आधुनिक भारतीय नाट्य रूप को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारे सिलेबस में काव्य नाटक, एकांकी, रेडियो नाटक और नुक्कड़ नाटक पढ़ना है। तो आइए हम बारी बारी से इन सभी को पढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय साहित्य और रंगमंच में पारंपरिक नाटकों के अलावा कई अन्य नाट्य रूपकों का तेजी से विकास हुआ। पारंपरिक नाटकों में मैंने आपको रूपक और उपरूपक बताए थे। अब हम आधुनिक भारतीय साहित्य में रंगमंच के नाट्य रूपों की देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारे पाठ्यक्रम में है काव्य नाटक। काव्य नाटक साहित्य की वह विधा है जिसमें नाटक के तत्व यानी कथानक, पात्र, संवाद, संघर्ष कविता के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। इसे गीति नाटक भी कहा जाता है। इसमें गद्य के स्थान पर पद का प्रयोग किया जाता है और बाह्य क्रिया व्यापार की अपेक्षा आंतरिक भावनाओं की प्रधानता होती है। काव्य नाटक की परिभाषा और स्वरूप को देखें तो काव्य नाटक वह रचना है जो दृश्य होते हुए भी काव्य के गुणों से युक्त होती है। टी.एस. इलियट के अनुसार काव्य नाटक का उद्देश्य उन मानवीय भावनाओं को व्यक्त करना है जो गद्य नाटक की पकड़ से बाहर रहते हैं। इसमें संवाद की केवल सूचना देने के लिए नहीं, बल्कि पात्र की गहन मानसिक स्थिति और दार्शनिक भावों को प्रकट करने के लिए भी होते हैं। काव्य नाटक की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसमें पहली विशेषता है रागात्मकता। इसमें तर्क और बुद्धि की अपेक्षा हृदय और भावों की प्रधानता होती है। दूसरी विशेषता इसकी है काव्यात्मक संवाद, यानी इसमें संवाद लयात्मक, प्रतीकात्मक और बिंब प्रधान होते हैं। तीसरी विशेषता है आंतरिक संघर्ष, यानी इसमें तलवारों की लड़ाई से ज़्यादा मन के भीतर चलने वाला द्वंद्व महत्वपूर्ण होता है, उसे चित्रित किया जाता है। चौथी विशेषता है उदात्त वातावरण। उदात्त सिद्धांत आपने पाश्चात्य काव्य शास्त्र में भी पढ़ा था। इसकी कथा वस्तु अक्सर पौराणिक या ऐतिहासिक होती है ताकि भाषा की भव्यता बनी रहे। हिंदी के प्रमुख काव्य नाटकों की बात की जाए उदाहरण के तौर पे तो धर्मवीर भारती का अंधा युग इसमें प्रमुख है। यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ काव्य नाटक माना जाता है। इसमें महाभारत के युद्ध के बाद की विभीषिका, अंधापन और मूल्यों का पतन चित्रण किया गया है। इसके बाद दुष्यंत कुमार का नाटक है एक कंठ विषपाई। इसमें दक्ष यज्ञ के पौराणिक प्रसंग के माध्यम से आधुनिक राजनीति और सत्ता संघर्ष पर व्यंग किया गया है। उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद का करुणालय है। इसे हिंदी का प्रथम गीति नाट्य भी माना जाता है। फिर सुमित्रानंदन पंत का शिल्पी है। कला और कलाकार के जीवन दर्शन का इसमें चित्रण किया गया है। संक्षेप में कहें तो काव्य नाटक रंगमंच और कविता का सुंदर संगम है जो दर्शक को मनोरंजन के साथ साथ गहन अनुभूतियाँ के लोक में ले जाता है। इसके बाद दूसरा है हमारा एकांकी। एकांकी वन एक्ट प्ले जिसे कहा जाता है। यह हिंदी नाट्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है जो आधुनिक जीवन की भाग दौड़ और समय की कमी के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुई। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें एक अंक होता है, एक अंक वाला नाटक होता है। तो यह कम समय का होता है। इसमें एक ही अंक होता है, मतलब ये छोटा नाटक होता है। और इसके अर्थ और परिभाषा को देखें तो एकांकी वह दृश्य काव्य है जिसमें जीवन की किसी एक घटना, एक संवेदना या एक समस्या को संक्षिप्त रूप में किंतु पूर्णता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कहना है कि एकांकी में एक ऐसी घटना रहती है जिसका जिज्ञासापूर्ण और कौतूहलमय नाटकीय शैली में चरम विकास होकर अंत होता है। एकांकी और नाटक में अंतर देखें तो अक्सर एकांकी को नाटक का छोटा रूप समझ लिया जाता है, लेकिन यह तकनीकी रूप से भिन्न है। आकार और विस्तार में नाटक में जीवन का विस्तृत चित्रण होता है, उसमें अनेक अंक और अनेक घटनाएं होती हैं, जबकि एकांकी में जीवन की केवल एक झलक होती है और इसमें एक ही अंक होता है। घटना के तौर पे देखें तो नाटक में मुख्य कथा
के साथ सहायक कथाएं भी चलती रहती हैं, जबकि एकांकी में एक ही मुख्य घटना होती है, कोई भटकाव इससे नहीं होता है। चरित्र विकास के तौर पे नाटक में पात्रों का क्रमिक विकास दिखाया जाता है, जबकि एकांकी में पात्र पहले ही विकसित रूप में सामने आते हैं और सीधे कार्य में जुट जाते हैं। एकांकी में संकलन त्रय का सिद्धांत होता है। संकलन त्रय यानी समय की एकता, स्थान की एकता और कार्य की एकता। सफल एकांकी के लिए संकलन त्रय का पालन अनिवार्य माना जाता है, जिसमें समय की एकता होती है, यानी रंगमंच पर दिखाई जाने वाली घटना का समय और वास्तविक जीवन का समय समान होना चाहिए। फिर स्थान की एकता, इसमें पूरा एकांकी एक ही साथ पर घटित होना चाहिए ताकि दृश्य बदलने की ज़रूरत ना पड़े। फिर कार्य की एकता, यानी केवल एक ही मुख्य कार्य या समस्या होनी चाहिए, बार बार उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके बाद हिंदी आलोचना में एकांकी के 7 मुख्य तत्व बताए गए हैं, जिसमें पहला है कथावस्तु। कथावस्तु संक्षिप्त, रोचक और सीधे चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ने वाली होनी चाहिए। पात्र और चरित्र इसका दूसरा तत्व है। पात्रों की संख्या बहुत कम होनी चाहिए, 3 से 4 पात्र हो सकते हैं। फिर तीसरा है कथोपकथन यानी डायलॉग। संवाद छोटे, चुटीले और कथा को गति देने वाले होने चाहिए। इसके बाद चौथा है देश काल या वातावरण। समय और स्थान का स्पष्ट संकेत होना चाहिए। भाषा शैली की बात करें तो पात्रानुकूल भाषा होनी चाहिए। उद्देश्य इसका हो कोई एक ही विचार या एक ही समस्या का प्रस्तुतिकरण इसमें किया जाना चाहिए। अभिनेता की दृष्टि से मंचन की सुगमता इसमें होनी चाहिए। आइए अब हम हिंदी में एकांकी का विकास और इसके प्रमुख एकांकीकारों को देखते हैं, यानी हिंदी साहित्य में एकांकी का विकास कहाँ से हुआ, किस प्रकार इसका उद्भव हुआ, किस प्रकार इसका विकास हुआ। हिंदी में एकांकी का वास्तविक विकास पश्चिमी प्रभाव और प्रसाद युग से माना जाता है। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद है। इनका एक घूंट हिंदी का पहला आधुनिक ढंग का एकांकी माना गया है। इसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक भी कहा जाता है। इनके प्रमुख एकांकी की बात करें तो बादल की मृत्यु, दीपदान, रेशमी ताई, कौमुदी महोत्सव आदि इनके प्रमुख एकांकी है। भुवनेश्वर इसके बाद है। इन्हें आधुनिक बोध और विसंगति के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इनकी प्रमुख एकांकी है तांबे के कीड़े, कारवा, स्ट्राइक। फिर उपेंद्रनाथ अस्क है। इन्हें यथार्थवादी सामाजिक एकांकीकार माना गया है। इनके प्रमुख एकांकी की बात करें तो तौलिए, अधिकार का रक्षक, लक्ष्मी का स्वागत आदि इनके प्रमुख एकांकी हैं। फिर इसके बाद मोहन राकेश है। इनके प्रमुख एकांकी अंडे के छिलके, सिपाही की माँ आदि है। अगर हम एकांकी के प्रकारों की बात करें तो विषय के आधार पर एकांकी के कई प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है सामाजिक एकांकी। जब सामाजिक जो रूढ़ियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, उसे केंद्रित कर कर एकांकी की रचना की जाती है। जब समाज को एकांकी का विषय बनाया जाता है तो वो सामाजिक एकांकी कहलाती है, जिसमें दहेज और छुआछूत आदि सामाजिक रूढ़ियों पर व्यंग्य किया जाता है, इसे विषय बनाया जाता है। फिर ऐतिहासिक एकांकी है। जब इतिहास के पन्नों से पात्रों को उठाया जाता है, ऐतिहासिक घटनाओं को केंद्र में रखकर उसे एकांकी की रचना की जाती है, तो ऐतिहासिक एकांकी कहलाता है। फिर राजनीतिक एकांकी है, जिसमें राजनीति को केंद्र में रखा जाता है, तो राजनीतिक एकांकी होती है। मनोवैज्ञानिक एकांकी है। जब मनोविज्ञान को केंद्र में रखा जाता है, जैसे आपने तौलिए एकांकी 3rd सेमेस्टर में पढ़े थे, तो वो मनोवैज्ञानिक एकांकी कहलाता है। फिर हास्य प्रधान जो एकांकी होती है वो प्रहसन कहलाता है, प्रहसन एकांकी। इस प्रकार एकांकी गागर में सागर भरने वाली विधा है। यह कम समय में तीव्र प्रभाव छोड़ने में सक्षम होती है, इसलिए स्कूल कॉलेजों के मंचों पर यह बहुत बेहद लोकप्रिय है, क्योंकि यह कम समय में और अपने विचारों को प्रस्तुत करने में सक्षम होती है। यह छोटी होती है, इसलिए कम समय लगता है, इसलिए यह ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है।
अब हम रेडियो नाटक को देखते हैं। रेडियो नाटक एक श्रव्य विधा है जिसे अंधा नाटक या ध्वनि रूपक भी कहा गया है। क्योंकि इसमें दृश्य नहीं होते इसलिए यह पूरी तरह से शब्द, स्वर और ध्वनि पर निर्भर होता है। इसके परिभाषा और स्वरूप को देखते हैं। रेडियो नाटक वह नाटकीय प्रस्तुति है जो केवल इंद्रिय ध्वनि यानी कानों के माध्यम से श्रोता के मस्तिष्क पर दृश्यों को निर्माण करती है। डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार के अनुसार रेडियो नाटक नाटक का वह रूप है जिसमें ध्वनि प्रभाव और संवादों के माध्यम से अदृश्य को दृश्यमान बनाया जाता है। रेडियो नाटक के प्रमुख तत्वों को देखते हैं। रेडियो नाटक के 3 प्रमुख तत्व स्तंभ माने गए हैं जिनके सहारे पूरी नाटक की संरचना की जाती है, जिसमें पहला है संवाद, दूसरा ध्वनि प्रभाव और तीसरा है संगीत। संवाद यह रेडियो का रीढ़ माना जाता है, रेडियो नाटक की रीढ़ माना जाता है संवाद को। इसमें बताया जाता है पात्र कौन होगा, वह कैसा दिखता है, कैसा खड़ा है, यह सब संवादों से ही पता चलता है। संवाद छोटे, स्वाभाविक और पात्रानुकूल होने चाहिए। दूसरा तत्व है हमारा ध्वनि प्रभाव। यह दृश्य बनाने का काम करता है। उदाहरण के तौर पे घोड़े की टाप से युद्ध के मैदान में घोड़े की दौड़ने का संकेत मिलता है। फिर चिड़ियों की चहचहाहट से सुबह का यानी सुबह में बगीचों का संकेत होता है। सायरन से पुलिस या एम्बुलेंस के आने की सूचना मिलती है। इस प्रकार ध्वनि प्रभाव ही श्रोता को बताते हैं कि घटना घर के अंदर हो रही है या बाहर। तीसरा तत्व है संगीत। यह वातावरण बनाने और दृश्य बदलने के लिए सेतु का काम करता है। तनाव, खुशी या भय के क्षणों को उभारने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। संगीत में बैकग्राउंड म्यूजिक भी आता है, जो कि आप जानते होंगे कि किसी भी घटनाओं को उसमें अधिक प्रभाव बढ़ाने के लिए म्यूजिक का प्रयोग किया जाता है। फिर अगर हम रंगमंचीय नाटक और रेडियो नाटक में अंतर की बात करें तो रंगमंचीय नाटक दृश्य श्रव्य दोनों होते हैं, बल्कि रेडियो नाटक केवल श्रव्य होते हैं, यानी उसे केवल सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। रंगमंचीय नाटक के लिए मंच सेट और वेशभूषा की आवश्यकता होती है, लेकिन रेडियो नाटक के लिए केवल आवाज़ और ध्वनि की आवश्यकता होती है। रंगमंचीय नाटक के लिए मंच समय स्थान से बंधा होता है, यानी एक विशेष समय पे वहाँ लोग दर्शक इकट्ठे होते हैं। फिर पात्रों के माध्यम से विशेष समय विशेष स्थान पर किया जाता है। लेकिन रेडियो के लिए कोई इसकी सीमा नहीं है, रेडियो कहीं से भी प्रसारित किया जाता है रेडियो नाटक। हिंदी रेडियो नाटक के इतिहास को देखते हैं। भारत में रेडियो नाटक का स्वर्णिम युग 1950 से 1980 के दशक तक रहा। इसका आरंभ 1936 में आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना के साथ माना जाता है। रेडियो नाटक के प्रमुख नाटककार विष्णु प्रभाकर माने जाते हैं। इन्होंने आकाशवाणी में ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में काम किया। उन्होंने सैकड़ों नाटक लिखे। फिर इसके बाद उदय शंकर भट्ट है, इन्होंने पौराणिक विषयों पर रेडियो नाटक की रचना की। फिर चिरंजीत हास्य और जासूसी नाटक की रचना करते हैं। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस मूलतः रेडियो नाटक के लिए लिखे गए थे, जो बाद में मंच पर प्रसिद्ध हुए। धर्मवीर भारती का अंधा युग भी मूल रूप से रेडियो नाटक था, बाद में यह मंच पर प्रस्तुत किया जाने लगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेडियो नाटक कल्पना का खेल है। यह श्रोता को सक्रिय भागीदारी के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि श्रोता अपनी कल्पना से पात्रों और दृश्यों का निर्माण करता है। टीवी और ओटीटी के युग में ऑडियो बुक और पॉडकास्ट के रूप में रेडियो नाटक आज फिर से जीवित हो उठा है। अब आइए नुक्कड़ नाटक को देखते हैं, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रीट प्ले कहा जाता है। नुक्कड़ नाटक रंगमंच का वह रूप है जो आम जनता के बीच सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी औपचारिक मंच सज्जा के खेला जाता है। इसका मूल उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना जगाना है और व्यवस्था के प्रति सवाल खड़े करना है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह नाटक किसी थिएटर हॉल में नहीं होता, बल्कि किसी गली के मोड़ पर
नुक्कड़ यानी किसी चौराहे पर, बाजार में, पार्क में, किसी फैक्ट्री के गेट पर ये खेला जाता है, सार्वजनिक स्थानों पर। इसके लिए किसी मंच की आवश्यकता नहीं होती। इसमें विषय की बात करें तो इसके विषय सीधे जनता से जुड़े होते हैं, जैसे महंगाई, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, महिला उत्पीड़न, साक्षरता, एड्स जागरूकता आदि। इसमें संवाद और शैली की बात की जाए तो चूंकि यह खुले में होता है और माइक का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है, इसलिए इसके संवाद तेजी और नारेबाजी वाले और सीधे होते हैं। इसमें ढोलक, डफली, कोरस गीतों का भरपूर उपयोग भीड़ जुटाने के लिए किया जाता है। अब हम नुक्कड़ नाटक के ऐतिहासिक संदर्भ को देखते हैं। भारत में नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने का श्रेय इप्टा और बाद में सफदर हाशमी को जाता है। सफदर हाशमी का एक संगठन था जन नाट्य मंच, जो नुक्कड़ नाटक की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाता है। उनका प्रसिद्ध नाटक है हल्ला बोल। इसको खेलते समय उन पर हमला हुआ था, जो कि 12 अप्रैल को हो रहा था, जिसके बाद 12 अप्रैल को नुक्कड़ नाटक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। बादल सरकार ने नुक्कड़ नाटक को तीसरा रंगमंच कहा है, यानी थर्ड थिएटर, जो न तो ग्रामीण लोक नाट्य है और न ही खर्चीला और शहरी रंगमंच, बल्कि यह जनता का अपना कम खर्चीला माध्यम है, यानी जनता के द्वारा जनता के लिए किया जाता है। इसके लिए किसी विशेष स्थान की ज़रूरत नहीं होती है। ये गली के मोड़ पे, चौराहों पर किया जाता है, पार्क में, तो इसमें विशेष खर्च की आवश्यकता नहीं होती और ये सामाजिक रूढ़ियों पर केंद्रित होता है। इस प्रकार हमने नुक्कड़ नाटक को पढ़ा, रेडियो नाटक को पढ़ा और फिर उससे पहले हमने एकांकी को पढ़ा और काव्य नाटक को पढ़ा। तो ये आधुनिक भारतीय नाट्य रूप है। इसके बाद हम यूनिट 3 की वीडियो पहले ही पाश्चात्य काव्य शास्त्र में बना दी गई थी, जिसमें अनुकरण सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत है। और उसके बाद यूनिट 4 में आपके है त्रासदी, मेलोड्रामा, तो उस पर वीडियो अभी आएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ इसमें जो बताई गई वो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।